यस तो चलिए इस रफ्तार को बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ। यस टू बी या टू हैव को तो समझ चुके, समझ में आ गया, और नहीं आया तो सवाल आप पूछ सकते हो राइट ऑफलाइन क्लास में। यहाँ पे दीजिएगा कि टू बी एंड टू हैव को ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जाते हैं टू डू के बारे में, इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है। यस एग्जाम्पल नंबर 1 जरा पढ़ के बताइए मुझे। यस ही डज राइट, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। इट मीन्स कि वो अपना जो काम है वो समय पे करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टू डू फैमिली के हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए मुझे ये डज हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम कर रहा है या फिर मेन वर्ब के तरीके से काम कर। ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब नहीं, या आपका आंसर सही है कि यहाँ पे ये है वो मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। आखिर क्यों? अरे भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसके बाद कोई है ही नहीं ना। होता है ना, यहाँ पे होता है ना, आप इस तरीके से बोलते हो ना। एक एग्जाम्पल देते हो राइट कि हर कुत्ता अपने गली में शेर होता है। क्यों भैया? क्योंकि एक्चुअल में शेर उसके गली में होता नहीं ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि डज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब है ही नहीं। तो ही डज हिज वर्क ऑन टाइम राइट, वो अपना जो काम है वो समय पे करता है। यहाँ चीज़ें क्लियर है, कॉम्प्लिकेशन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे आइए, ही डज स्पीक्स फ्लुएंटली। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ही डज राइट, ये हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद भी कोई मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब इसके बाद एक मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब आप आंसर भी कर रहे हो खुद से कि जब मेन वर्ब है तो ये तो हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम कर रहा होगा राइट। ही डज स्पीक्स फ्लुएंटली। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपको ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट की तरफ फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, किसी भी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए वो जो वर्ब होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा चीज़ें? ध्यान दीजिए, ही डज स्पीक्स फ्लुएंटली। अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ ही डज स्पीक्स फ्लुएंटली और यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करते हो, तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब को मैं मिटा दूँ तो सेंटेंस का जो सेंस है वो तो इनकम्प्लीट हो जाना चाहिए ना। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, तो क्या ये सेंटेंस का जो सेंस है इनकम्प्लीट है? क्या ये सेंस नहीं दे रहा है? एग्जैक्टली ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटेंस का सेंस मिल रहा है और फुलफिल कर रहा है। ही स्पीक्स फ्लुएंटली राइट, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और यहाँ पे एडवर्ब राइट। तो ही स्पीक्स फ्लुएंटली। अब यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा। अब सवाल, एक डिबेट दिमाग में शुरू होता है कि ये काम किसके तरीके से करा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टू डू फैमिली है राइट, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह फंक्शन करेगा, और इसका ये जो हेल्पिंग वर्ब है राइट, ये यहाँ पे किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करता, ये चीज़ों को एम्फैटिक बनाता। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि टू डू फैमिली का टू डू फैमिली का जो वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करेगा, और दूसरा जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम ना करते हुए ये एक एम्फेसाइज एक्सप्रेस करता है, ये चीज़ों को एम्फेसाइज करता है। तो अगर मैं बोलूँ ही स्पीक्स फ्लुएंटली, इसका मतलब क्या है कि वो फ्लुएंटली बोलता है। यहाँ तो चीज़ें कैजुअल सेंस है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ही डज स्पीक फ्लुएंटली, हाँ वो बोलता है काफ़ी फ्लुएंटली बोलता है वो, तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग डू डज का इस्तेमाल, यानी कि टू डू फैमिली के हेल्पिंग वर्ब्स डू डज डिड का इस्तेमाल ठीक मेन वर्ब के पहले जब आता है तो उसे चीज़ों को एम्फेसाइज किया जाता है। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस को जरा दोबारा पढ़ेंगे आप। ये क्या लिखा हुआ है? ही डज स्पीक्स फ्लुएंटली। क्या यहाँ पे कहीं आपको एरर नज़र आ रहा है? यस एग्जैक्टली। अगर आप ये कहते हो ना, यहाँ पे एरर कहाँ से हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स जो, जैसा कि मालूम है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वर्ब आता है राइट। तो ही सब्जेक्ट एक ही है हमारे पास, यहाँ तो एक ही है ना सेंटेंस, ही सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब जाएगा वो सिंगुलर जाएगा। तो डू डज डिड में सिंगुलर कौन है? कौन? डज है ना भैया। क्यों है? क्योंकि इसके आखिर में एस लगा। अरे कल ही तो मैंने पढ़ाया ना कि जिसके आखिर में एस लगा वो सिंगुलर कंसिडर किया जाता है राइट। तो ही के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे डज लगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर अगला एक वर्ब है, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में भी वो लगा देते हैं एस, क्योंकि फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो अगला वर्ब जो जाएगा वो भी तो सिंगुलर होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो डज है वो किस फॉर्म में है? वर्ब 5 राइट, और यहाँ पे जो स्पीक्स है वो किस फॉर्म में है? V5 पे। यानी कि ये समझिए कि V5 और V5 एग्जिस्ट एक साथ कभी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आता है ना उससे हम लोग चेंज करते हैं सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इसके बाद आने वाला का नहीं। तो समझिए, तो ही डज स्पीक्स फ्लुएंटली की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ही डज स्पीक फ्लुएंटली। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के सेशन में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की
प्राइमरी ऑक्सिलरीज के इसके यूसेजेस के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में और इसके डुअल नेचर के बारे में, यानी कि कब ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करता है और कब ये मेन वर्ब के तरीके से काम करता है। आई सपोज कि आज का हमारा एक्सप्लेनेशन कामयाब रहा। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बता दूं, यस गाइस, कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर हिट कर ले, ताकि कल जब मैं सेशन आप सबों के बीच रूबरू हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक चीज़ मैं डिस्कशन जरूर करना चाहूँगा, इस किसी स्टूडेंट्स का ये एक रिक्वेस्ट है कि सर मुझे मॉडल वर्ब पे एक वीडियो चाहिए, किसी का है कि वर्ड स्टॉक्स पे चाहिए, राइट, और किसी का है कि वो इंटरनेशनल कॉलिंग पे चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से सीरीज में कंडक्ट कर रहा हूँ वो डे बाय डे वो तमाम चीज़ें होंगी। आज हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी कंडक्ट कंप्लीट हो गया, कल जो हमारा वीडियो आएगा वो मॉडल के यूसेजेस पे और उनके तमाम वेरिएशंस पे आएगा। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे पोर्ट्रे कर जाएगी। बस आपको एक चीज़ रखना है, उसे हम पेशेंस कहते हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा सा सब्र रखो भैया।